प्रस्तावना। पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया संविधान निर्माण। संविधान का किस प्रकार निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने काम किया था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है। अब देखिए आत्मा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की जो आत्मा है उसके अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है, जिससे हमारे संविधान के बारे में हमें पूरी जानकारी पता चल जाती है कि संविधान, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो किस तरीके का संविधान है। इसे कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका कह सकते हो। अब देखिए सबसे पहले यह प्रश्न एक बनता है कि प्रस्तावना को अपन अगर बांटे एक स्रोत और एक आधार, प्रस्तावना का स्रोत क्या है और एक है आधार। अब देखिए प्रस्तावना का जो आधार है वो हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो बाद में जाकर क्या बना? प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का क्या है? आधार। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की आधारशिला क्या है या प्रस्तावना का आधार क्या है, तो आएगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया इस चीज को भी समझ लीजिए, कई विद्यार्थी आज नए आए। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आते हैं। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया? इसे स्वीकार कर लिया। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया? 13 दिसंबर 1946। ये 13 दिसंबर वाली संविधान की कौन सी बैठक थी? तीसरी। और लाने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक प्रश्न और बन गया कि भारत की जो प्रस्तावना है उसकी आधारशिला या आधार क्या है, तो क्या नाम आएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखिए स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें दो हो जाते हैं, एक होता है विचार और एक होता है भाषा। अब प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अलग अलग प्रश्न बन रहे, प्रश्न पूछ लिया जाए। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। आगे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रस्तावना से, तो अपने को एक एक चीज लेके चलना है कि प्रस्तावना में कोई चीज पीछे नहीं छूटनी चाहिए। ये टॉपिक यहीं पर तैयार करके जाना। तो प्रस्तावना के स्रोत दो हैं, एक तो विचार और एक भाषा। आपको पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली गई, किस देश से ली गई, तो अमेरिका नाम आएगा। और जो प्रस्तावना की भाषा है जो भारत में, वो भाषा किस देश से ली गई है, तो नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर ऐसे प्रश्न नहीं पूछ करके सीधा पूछ ले कि भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो आप क्या बताओगे आंसर? अमेरिका। क्या बताओगे? अमेरिका।
अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की जो संकल्पना है या प्रस्तावना का विचार है किस देश से लिया, अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। अगर विचार और भाषा नहीं देकर के अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई है तो आपका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना की फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, इस शब्द का अर्थ होता है कि प्रस्तावना में जब यूपीसी प्रस्ताव बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा था कि जितनी भी शक्तियां होगी, संपूर्ण शक्ति या अंतिम शक्ति कह सकते हैं, वो भारत की जनता में निहित होगी। हम भारत के लोग यानी संपूर्ण शक्ति वो किसमें निहित होगी? भारत की जनता में निहित होगी। अब देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर शक्तियां जनता के पास नहीं है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां पर राजा के पास होती है, और जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर शक्तियां किसके पास आ जाती है? जनता के पास आ जाती है। भारत देश लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक? लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व शब्द प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले देखिए, यहां आ रहा है नाम, संप्रभु लिख सकते हो आप। दूसरा शब्द आ रहा है समाजवादी। तीसरा शब्द है इसका पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतांत्रिक। फिर गणराज्य। हम इन शब्द का एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए चलेंगे। अब देखिए, इन शब्दों से क्या होता है? जब देश संप्रभु होगा, जब देश समाजवादी होगा, जब देश पंथ निरपेक्ष होगा, जब देश लोकतंत्र होगा, और जब देश गणराज्य होगा, तो क्या निकल करके आएगा? सबसे पहले इनसे निकल करके आएगा जस्टिस, न्याय। और न्याय कौन सा होगा? तीन प्रकार, जो कि प्रस्तावना में तीनों ही शब्द आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तीन न्याय निकल करके आएंगे, सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा न्याय कौन सा होगा? राजनीतिक। अब इस चार्ट के माध्यम से, पूरा चार्ट बना रहा हूं बोर्ड पर, आपको इस चार्ट के माध्यम से समझना। अगली बात, एक तो न्याय आएगा, दूसरी क्या आएगी? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी होगी? तो भारत में स्वतंत्रता दे रखी, प्रस्तावना के माध्यम से दे रखी है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सबसे पहले विचार स्वतंत्रता कैसी होगी? विचार रखने की स्वतंत्रता, आप अपनी बात रख सकते हो। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, ये मौलिक अधिकारों के तहत भी हमें दी गई है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में। जबकि प्रस्तावना किसी भी भाग में नहीं है, ध्यान रखना, प्रस्तावना किसी भी भाग में नहीं है। अब प्रस्तावना को लेकर कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणियां की है। बेरुबारी विवाद हुआ था 1960 के अंदर, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है?
भारतीय संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 के अंदर केशवानंद भारतीय विवाद के समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो पहले स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और बाकी संविधान की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। जब ये कहा गया तो समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। जब भारत की मूल प्रस्तावना बनी उसमें समाजवादी शब्द था ही नहीं, ये बाद में जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया इसके बारे में हम जब समाजवादी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, एक एक शब्द का पढ़ेंगे। सबसे पहले संप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, फिर समाजवादी क्या होता है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये विचारधारा थी, विचारधारा दुनिया के अंदर अलग अलग चलती है। उदारवाद भी चलती है, मार्क्सवाद भी चलती है, समाजवाद भी चलती है और उसके बाद में साम्यवाद है। उदारवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। उसके बाद में मार्क्सवाद की बात करें, कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे। उसके बाद में जो विचारधारा है समाजवादी, वो रूसी क्रांति से संबंधित थी, व्लादिमीर लेनिन ने इसके जनक थे। और सबसे बाद में साम्यवादी, माओ त्से तुंग, चाइना से इसकी शुरुआत होती है। वो आगे पढ़ेंगे जब हम समाजवादी शब्द पढ़ेंगे। अभी आपको ये जानना है कि पहले बेरुबारी विवाद 1960 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं, लेकिन बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय विवाद के अंदर, जो कि 1973 के अंदर आया था, और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले अपनी प्रतिक्रिया की उसको बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और अभिन्न भाग है। इसके साथ साथ प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। और प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ आज तक, वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, आरएस लेवल के एग्जाम तक पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और एक अखंडता इसका हिस्सा नहीं था। इनको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? एक। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद इक्वलिटी, समानता। समानता कौन कौन सी होगी? एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। ये 2 समानताएं प्रस्तावना में दे रहे, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इसके अलावा बंधुत्व शब्द भी यहीं से निकल कर आया। और एक है एकता व अखंडता। अब इस चार्ट के माध्यम से समझिए आप कि प्रस्तावना किस तरफ इशारा कर रही है, प्रस्तावना कहां इशारा कर रही है। प्रस्तावना से हमें क्या पता चल रहा है कि भारत का संविधान कैसा होगा, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, यानी वो एक ऐसा भारत होगा जो स्वतंत्र होगा, अपने निर्णय स्वयं लेगा, समाजवादी राष्ट्र होगा, पंथनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को वो देश नहीं मानेगा, सभी धर्मों को बराबर मानेगा। अब देखिए, किसी भी धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल किसी धर्म को मानने वाले, ऐसा नहीं। यानी देश के लिए कोई एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान दर्जा देगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक, देश क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। देश के अंदर जो सरकारें बनेगी वो जनता से निर्वाचित होकर आएगी। अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले परिभाषा दी थी लोकतंत्र की। क्या परिभाषा दी थी? जो सर्वमान्य परिभाषा पूरे विश्व के अंदर चलती है। जो अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था जनता का और जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। गणराज्य का मतलब ये कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसका पद वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होकर आएगा, जबकि ब्रिटेन का सम्राट है वो क्या है? वंशानुगत है।
राजा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पोता, इस तरीके से बनते हैं, उसी परिवार के बनते हैं। लेकिन भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता इसमें भाग नहीं लेती है। जब जनता भाग नहीं लेती है तो कौन भाग लेता है? जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 साफ इशारा कर रहा है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की तरफ कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर दोनों सदनों यानी संसद के निर्वाचित सदस्य मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे। मनोनीत कितने होते हैं संसद में? 14 होते हैं। 2 एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय, जिसे अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है, और 12 राज्यसभा के अंदर आते हैं। तो ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और इसके अलावा कौन लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव भाग? तो जितने भी भारत के अंदर विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहाँ भाग नहीं लेंगे। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो मनोनीत जो भी होगा वो इसमें भाग नहीं लेगा, निर्वाचित है वो इसमें भाग लेंगे। फिर 17वें संविधान संशोधन के तहत और जोड़ दिया गया कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ विधानसभा है, दिल्ली के अंदर 70 सीटें और पुदुचेरी के अंदर 30 सीटें, तो इनके जो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति है वो एक वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होकर आता है। तो ये चीजें निकल कर के आई। अब इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा? न्याय होगा। जब देश आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेगा, किसी के दबाव में नहीं रहेगा, अर्थव्यवस्था वो क्या होगी? समाज के अंडर में होगी, समाज के नीचे होगी। अभी वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना दिया गया भारत में, पहले समाजवादी थी, लेकिन प्रस्तावना से इस शब्द को अभी हटाया हुआ नहीं। अब इसको क्यों जोड़ा गया इसके बारे में बताऊंगा आपको। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर। उस समय रूस के साथ 1971 में इंदिरा गांधी वहां गई थी और रूस के साथ एक मित्रता संधि हुई थी। तो रूस ने भारत को क्या दी थी? सहायता दी थी, हथियार दी थी। तो इससे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि रूस में समाजवादी विचारधारा चली आ रही थी। तो जब 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इंदिरा गांधी ये काम कर सकती थी और उन्होंने ये तुरंत करवा दिया कि भारत में अब समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। लेकिन बाद में 1990 के अंत में भारत में क्या हुआ है? विदेशी मुद्रा समाप्त हो जाती है, संकट आ जाता है आर्थिक रूप से, तो फिर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों चलती है। जब ये सारी चीजें होगी, पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को, यानी जो देश है वो तटस्थ रहेगा, सभी धर्मों के मामले में लोकतंत्र होगा, और गणना के अंदर तो क्या निकल कर के आएगा? न्याय होगा लोगों के साथ। न्याय कौन सा होगा? सामाजिक रूप से। दूसरा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक। अनुच्छेद 38 राज्य की नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 39 के अंदर इनको समझाया गया है। सामाजिक न्याय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक चलता है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? अब इसको नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया गया और प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि कौन सा न्याय होगा? सामाजिक न्याय। किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस जाति को होगा, इस जाति को नहीं होगा। 1909 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी को अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस भारतीय संविधान, जो भारत का भाग्य, जो भारत लिख रहे थे भारतीय लोग, उन्होंने कहा कि भारत में जो न्याय होगा वो सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा और राजनीतिक भी होगा। अगली चीज स्वतंत्रता होगी भारतीय नागरिकों को। कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी? विचार रखने की, अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने की, कोई भी बात है भाषण दे सकता है। ये भारतीय संविधान का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार, उसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है, तो अनुच्छेद 19 का तक चलता है पूरा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आ जा सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हो, निवास करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आएंगी। लेकिन प्रस्तावना में इस चीज को क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत में ये सारी चीजें होगी। क्या होगा? एक तो विचार की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, विश्वास और कोई भी धर्म का रह सकता है, और उपासना की स्वतंत्रता होगी। यस। इसके अलावा इक्वलिटी की बात करें, समानता, कौन कौन सी समानता होगी अगर उसकी हम बात करें तो समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। हेलो, एक है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर, सभी व्यक्तियों को एक जैसे अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अवसर उपलब्ध कराते समय राज्य का ये दायित्व होगा कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा बंधुत्व, भाईचारा होगा। भारतीय संविधान ऐसा होगा जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहेंगे और देश की एकता और अखंडता क्या होगी? मजबूत होगी। ये प्रस्तावना से हमारे विचार निकल करके आए। तो आप वापस देखिए एक बार, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, जो कब लाया गया था? 13 दिसंबर को लाया गया, तीसरी बैठक के अंदर लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। स्त्रोतों की बात करें तो विचार, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का ही है, केवल 7 अनुच्छेद है। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है, 395 अनुच्छेदों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और सबसे छोटा है अमेरिका का। और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा अवसर की समानता बंधुत्व एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना के साथ आज इतनी तारीख को दृढ़ संकल्पित होकर के संविधान सभा को अधिनियमित आत्मकृत करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित आत्मकृत कर दिया गया। ये हमारी भारतीय संविधान की मूल जो प्रस्तावना थी। समाजवाद बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया और अखंडता ये बाद में जोड़े गए। अब देखिए सबसे पहले शब्द को लेते हैं, ये तो चार्ट हो गया। सबसे पहला शब्द संप्रभुता। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु को समझिए आप। सबसे पहली हेडिंग, एक एक शब्द को लेकर चलेंगे। संप्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी निर्णय लेने की शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता की परिभाषा आपको पूछ ली जाए कि संप्रभुता किसे कहते हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहा जाता है? संप्रभु। अब आपको पता है कि 1947 से पहले भारत संप्रभु देश नहीं था, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। भारत में जो भी कानून चल रहे थे, जो भी निर्णय लिए जा रहे थे, वो निर्णय कहां से लिए जा रहे थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लिए जा रहे थे। भारत स्वयं अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता था। अब इस प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि भारत संप्रभु होगा, यानी भारत निर्णय अपने स्वयं लेगा, किसी दूसरे का गुलाम नहीं होगा। अपने निर्णय क्या लेगा? स्वयं लेगा। किसी दूसरे देश का भारत के निर्णयों में आक्षेप नहीं होगा। संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी, एक होती है नाम मात्र की, और एक होती है वास्तविक, और एक होती है कानूनी। वैसे आपके दो ही तीन एक्स्ट्रा आप समझ लो ताकि आगे भविष्य में आपके काम आए। अब देखिए आंतरिक और बाहरी, देश के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आंतरिक की बात करें जैसे कि हमारा भारत देश है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश में क्या करना है, महाराष्ट्र में क्या निर्णय लेना है, मध्य प्रदेश में क्या निर्णय लेना है, उड़ीसा में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, ये निर्णय भारत स्वयं करेगा। ये तो हो गई आंतरिक संप्रभुता, यानी भारत के अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसको होगी? भारत को होगी। इसके अलावा बाहरी, यानी भारत पाकिस्तान के साथ क्या संबंध बनाएगा, भारत श्रीलंका के साथ क्या संबंध बनाएगा, उसके रिश्ते कैसे होंगे, श्रीलंका के साथ कैसे समझौते करेगा, भारत बांग्लादेश के साथ कैसे समझौते करेगा, ये निर्णय भी भारत स्वयं करेगा, किसी के कहने से नहीं करेगा।
ये हो गई बाहरी संप्रभुता। आंतरिक का मतलब भारत अपने देश के अंदर निर्णय स्वयं लेगा, इसे कहते हैं आंतरिक संप्रभुता। और बाहरी का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों के साथ क्या समझौता करना है, क्या संधियां करनी है, क्या उनसे बातचीत करनी है या नहीं करनी है, ये निर्णय भारत स्वयं लेगा, किसी के दबाव के अंदर नहीं आएगा। अब एक नाम मात्र, भारत का राष्ट्रपति उसे नाम मात्र की संपन्नता है या नहीं? राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं लेकिन वो नाम मात्र की शक्तियां हैं, निर्णय लेने की शक्तियां हैं लेकिन वो नाम मात्र की। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है? नाम मात्र की संपन्नता। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक संपन्नता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य भारत में निर्णय लेते हैं या नहीं लेते? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए वास्तविक संप्रभुता किसमें निवास होगी? प्रधानमंत्री में निवास होगी। एक होती है कानूनी संप्रभुता का निवास होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, संविधान में होगी। अब देखिए शब्दों को वापस समझिए। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। अब निर्णय कितने प्रकार का होता है? एक तो आंतरिक, बाहरी, नाममात्र, वास्तविक और कानूनी, ये 5 प्रकार की संप्रभुता होती है। अब आंतरिक रूप से निर्णय अगर भारत स्वयं ले रहा है, इसका मतलब भारत क्या है? स्वतंत्र, निर्णय लेने की शक्ति है। अब 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में क्या निर्णय लिए जाते थे, ये कौन तय करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसलिए भारत आंतरिक रूप से संप्रभु नहीं था। भारत के दूसरे देशों के साथ क्या रिश्ते होंगे, किस देश से व्यापारिक समझौते होंगे, क्या होगा, ये निर्णय 1947 से पहले कौन लेता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसलिए भारत बाहरी रूप से भी क्या था? संप्रभु नहीं था। निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास नहीं थी। नाम मात्र की बात करें तो भारत में पहले राष्ट्रपति का कोई पद ही नहीं हुआ करता, ये सारा ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था इसके स्थान पर। इसके अलावा वास्तविक संप्रभुता भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास नहीं थी। और कानून भी भारत के पास उस समय नहीं था। तो कानून कौन से चलते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। यानी ये पूरी की पूरी जो संप्रभुता है 1947 से पहले किसके हाथों में थी? भारत की संप्रभुता किसके हाथों में थी? ब्रिटिश के पास, अंग्रेजी सरकार के पास थी। लेकिन 1947 के बाद देश का भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में भारत का संविधान बना और संविधान बनने के बाद में ये संप्रभुता पूरी की पूरी भारत के अंदर आ गई। अब देखिए आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास है और ये शक्ति किसके पास है? सरकार के पास। सरकार कहां से चुनकर जाती है? सरकार को चुनता कौन है? जनता चुनती है। तभी पहली लाइन यारी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी संपूर्ण शक्ति भारत के पास, जनता के पास नहीं, क्योंकि जनता जिसको चुनकर भेजेगा वो भारत की संप्रभुता के बारे में निर्णय लेगा। कौन सी संप्रभुता? आंतरिक और बाहरी संप्रभुता के बारे में, देश के बारे में क्या करना है अंदर और बाहर क्या करना है। ये चुनी हुई सरकार जो जनता से चुनकर जाएगी, वो सरकार निर्णय करेगी कि भारत के किस राज्य के अंदर हमें प्लांट स्थापित करना है, भारत के किस राज्य के अंदर सड़क बनानी है, भारत के किस राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, कृषि व्यवस्था को, उद्योग व्यवस्था को, ये सरकार निर्णय लेगी। भारत किस देश के साथ व्यापार करेगा, भारत किस देश को अपनी चीजें निर्यात करेगा और किससे आयात करेगा, ये भी सरकार करेगी। ये बाहरी संप्रभुता है। और ये सरकार दोनों कहां से चुनकर जाती है? सरकारें कहां से निर्वाचित होती है? भारत की जनता। इसलिए पहले शब्द का आपको पता लग गया होगा कि भारत में अंतिम शक्ति किसके पास नहीं है? जनता के पास। अंतिम प्रभु सत्ता किसके पास है? जनता के पास। जनता अपनी प्रभु सत्ता चुनाव के माध्यम से किसको सौंपती है? सरकार को। फिर सरकार आगे जाकर के क्या लेती है? निर्णय। ये तो हो गई अपने संप्रभुता के 4-5 प्रकार। आगे यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम? एक बार वापस समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रस्तावना को प्रेमबल कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये प्रस्तावना है संविधान का मूल आधार है या मूल आत्मा कहते हैं इसे। राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा जाता है, ठीक है।
प्रस्तावना दो भागों में बांट दिया इसको। एक तो प्रस्तावना का आधार क्या है, ओबीसी प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946। कौन सी बैठक में, 30वीं बैठक, संविधान सभा की 30वीं बैठक। किसके द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपके सॉल्व। दूसरा है प्रस्तावना की विचार या प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली गई, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगर प्रश्न आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई, तो क्या आंसर है, सब आंसर को क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए प्रस्तावना के अंदर हम भारत के लोग भारत को एक, फिर आगे कौन कौन से शब्द आते हैं, संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। जब ये सारी चीजें भारत के अंदर होगी, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश होगा, भारत एक समाजवादी देश होगा, भारत एक पंथनिरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा, तो इससे लोगों को क्या मिलेगा। ये प्रस्तावना में कहा गया कि जब ये सारी चीजें होगी तो जनता को क्या मिलेगा। भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जनता का क्या मतलब इससे, समाजवादी, जनता का क्या मतलब, पंथनिरपेक्ष, जनता को क्या मिलेगा, लोकतांत्रिक, जनता को क्या मिलेगा, गणराज्य, जनता को क्या मिलेगा। तो जनता को सबसे पहला मिलेगा न्याय, जस्टिस। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। जनता को ये चीजें मिलेगी। जब देश स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, समाजवादी होगा, पंथनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, तो ऐसी स्थिति में भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। और कौन सा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो इसके अलावा स्वतंत्रता मिलेगी लोगों को। स्वतंत्रता किस चीज की, विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये स्वतंत्रता भारत के लोगों को मिलेगी जब ये सारी चीजें होगी तो। इसके अलावा क्या मिलेगा, समानता मिलेगी। किसकी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी, इक्वलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से लगा करके अनुच्छेद नंबर 18 तक जो समानता का अधिकार आता है, हमारे मूल अधिकार, उसमें हम बात करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। जब इसके बाद में संविधान की विशेषताएं टॉपिक है और उसके बाद जस्ट मूल अधिकार, मूल अधिकारों इसके बारे में प्रत्येक अनुच्छेद वही पढ़ेंगे हम। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। ये चीजें आपने 12वीं क्लास में पढ़ी होगी। अब देखिए इसके अलावा क्या मिलेगी, बंधुत्व मिलेगा, भाईचारा मिलेगा। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता क्या होगी, मजबूत होगी। जब ये सारी चीजें होगी, उसके बाद हमने पढ़ा कि संप्रभु या संप्रभुता कह सकते हैं इसको आप। संप्रभुता के संबंधित बहुत सारे विचारक हैं, जॉन लॉक है, रूसो है, अलग अलग इन्होंने विचार अपने रखे। मैकियावेली है, इन्होंने अपने विचार रखे। आगे पढ़ेंगे सारे कि रूसो ने क्या कहा, मैकियावेली ने क्या कहा संप्रभुता के बारे में, सारी चीजें आएगी। तो अभी अपने को ये देखना है कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, अर्थात संप्रभुता कहते किसे। तो संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है। निर्णय कौन कौन से, आंतरिक, बाहरी। अब आंतरिक और बाहरी निर्णय है वो कौन लेगा। तो भारत इतने दिन तक गुलाम था, इसलिए निर्णय ये नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब स्वतंत्र हो चुका है और आजादी, संविधान में कहा गया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रस्तावना की बात कही गई है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेगा, किसी का गुलाम नहीं होगा या किसी की थोपी हुई नीतियों का पालन नहीं करेगा। उसको ये आजादी है कि वो आंतरिक निर्णय स्वयं ले सकता है और बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है। और ये निर्णय लेगी कौन, सरकार लेगी, और सरकार को चुनेगी कौन, भारत की जनता। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में अंतिम प्रभु सत्ता कहाँ निवास करती है, भारत की जनता। अगला है नाम मात्र की प्रभु सत्ता। ये भारत के राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ा पद होगा भारत का, लेकिन उसके पास नाम मात्र की प्रभु सत्ता होगी। निर्णय लेने की क्षमता होगी लेकिन नाम मात्र, ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करें भारत में वास्तविक प्रभु सत्ता, वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास होगी, जो वास्तविक रूप से भारत में निर्णय लेगी। इसके अलावा कानूनी प्रभु सत्ता किसमें निवास करेगी, संविधान में। ये चीजें थी महत्वपूर्ण।